एपिसोड 6। आप मुझ पर जोर नहीं डाल सकते, सिया ने घुटती हुई आवाज में कहा। लेकिन अद्रकांश की आवाज और भी खतरनाक हो गई। कौन रोकेगा मुझे, बीवी? अद्रकांश ने सिया का हाथ पकड़ा और गुस्से में तमतमाता हुआ उसे सीधे अपने बेडरूम में ले आया और स्टडी रूम का दरवाजा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। वो उसे घसीटते हुए वॉशरूम तक ले गया और जबरदस्ती सिंक के पास खड़ा कर दिया। सिया की सांसें तेज हो गईं। उसकी नजर अद्रकांश की लाल आंखों पर पड़ी, जो गुस्से से जल रही थी। उसकी गर्दन और बाजुओं की नसें साफ दिखाई दे रही थी। वो जबड़े कस रहा था और अपनी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ा रहा था। कपड़े उतारो। जैसे ही अद्रकांश के मुंह से ये शब्द निकले, सिया को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह ही उसके शरीर से निकल गई हो। अद्रकांश, सिया ने डरते डरते कहा। मैंने कहा, कपड़े उतारो। उसने इतने जोर से चिल्लाया कि बाथरूम की दीवारें भी उसकी आवाज से कांप उठीं। सिया की आंखों से आंसू ठीक वैसे ही बहने लगे जैसे उसके कपड़े एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। और अब वो उसके सामने बिल्कुल असहाय, बेपर्दा खड़ी थी। हाथ शीशे पर रखो, उसने सख्त लहजे में कहा। सिया धीमे कदमों से मुड़ी और जैसे ही उसने अपने हाथ शीशे पर रखे, अद्रकांश ने उसे संभालते हुए ऊपर उठाया। अब सिया बेसुध सी सिंक के किनारे पर टेक लगाए खड़ी थी। ये टूट जाएगा, सिया ने धीमे से बुदबुदाई। और अद्रकांश ने शीशे में से अपनी चौड़ी लाल आंखों से उसे देखा। चुप रहो, उसने गुर्राते हुए कहा। मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा। ये पनिशमेंट है तुम्हारे लिए। और मुझे यकीन है आज के बाद तुम दोबारा मेरी बात नहीं टालोगी। सिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वो जानती थी अद्रकांश की सजा का मतलब क्या होता है। मैं चाहता हूं तुम जानो कि जब मैं पूरी तरह से तुम में समा जाऊंगा तब तुम कैसी लगोगी। उसने सिया के कानों के पास फुसफुसाया और वह बस शर्म से गड़ी जा रही थी। सिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वो जानती थी अद्रकांश की सजा का मतलब क्या होता है। मैं चाहता हूं तुम जानो कि जब मैं पूरी तरह से तुम में समा जाऊंगा तब तुम कैसी लगोगी। उसने सिया के कानों के पास फुसफुसाया और वह बस शर्म से गड़ी जा रही थी। सिया की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि वो जानती थी अद्रकांश की सजा का मतलब क्या होता है। मैं चाहता हूं तुम जानो कि जब मैं पूरी तरह से तुम में समा जाऊंगा तब तुम कैसी लगोगी। उसने सिया के कानों के पास फुसफुसाया और वह बस शर्म से गड़ी जा रही थी। अपनी आंखें बंद करते हुए, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो याद रखना, जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि तुम किसकी हो और जब तुम अपने पति की बात नहीं मानोगी तो क्या होगा, तब तक मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। अद्रकांश 1 मिनट में ही अपने कपड़े उतारने लगा। अचानक सिया के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ गई। आहा! सिया ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन जल्दी ही अद्रकांश का टॉर्चर उसे अजीब सा सुख दे रहा था। फिर भी उसके मन के एक कोने में ये बात उसे पता थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। 2 घंटे बाद अद्रकांश ने सिया को अपनी बाहों में थामे हुए बाथरोब पहने हुए बाहर निकला, जबकि उसकी कमर में तौलिया लिपटा हुआ था। उसने सिया को बेड पर लिटा दिया, जो बेहोश थी। आद्रकांश ने 5 मिनट तक उसे ध्यान से देखा। यह मासूम चेहरा अगर कोई और देख लेता तो वह तुम पर फिदा हो जाता, पर मैं वह प्यार करने वाला इंसान नहीं हूं। मैं पहले भी बहुत प्यार कर चुका हूं और मुझे दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला, पर इस बार मैं किसी को खुद को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। अद्रकांश बालकनी में गया, सिगरेट जलाया और अपनी हवेली के बगीचे की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजरें वहां पड़ी, उसका खून खौल उठा। उसने अपने पिता को खुले आसमान के नीचे एक औरत के साथ देखा। उदय कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक लड़की उसकी गोद में बैठी थी, जबकि उसके हाथ कॉफी टेबल पर रखे हुए थे। अद्रकांश के हाथ रेलिंग के चारों ओर कसकर मुड़ गए और वो सफेद पड़ गए। जैसे ही उदय ने ऊपर देखा, उसकी नजरें अद्रकांश पर पड़ी और उसके होठों पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। उसने सिगार मुंह से निकाला, लड़की के बालों को पकड़कर उसे अपने होठों से चूम लिया और अपने बेटे की आंखों में घूरते हुए ये सब किया। अद्रकांश का जबड़ा कसकर दब गया और वो गुस्से में अपनी कमरे की तरफ बढ़ा। फिर उसने बालकनी का दरवाजा जोर से बंद किया। सिया हलचल में आई, लेकिन फिर से सो गई।
सुबह के 4 बजे अद्रकांश बिस्तर से उठकर अपनी बीवी सिया को देखता है, जो उसकी लंबी टॉर्चर के बाद गहरी नींद में सो रही होती है। वह अपनी बीवी को बिस्तर पर छोड़कर बाथरूम में जाता है, अपना काम करके ट्रैकसूट पहनकर बाहर आता है। जब अद्रकांश बाहर आया तो उसने देखा कि बिस्तर खाली था। उसने बालकनी की ओर देखा और वहां एक छोटी सी आकृति को देखा, जो सफेद कंबल में लिपटी हुई थी। वह अपनी पीठ उसकी तरफ किए हुए थी। अद्रकांश ने अपना सिर घुमाया और बाहर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद होने की आवाज आई, सिया धीरे से कमरे में दाखिल हुई। बिना वक्त गंवाए सीधा बाथरूम में चली गई। नहाने के बाद उसने एक सिंपल लेकिन बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी पहनी। फिर अपनी दूध सी सफेद त्वचा पर जो निशान दिख रहे थे, उन्हें मेकअप से बड़ी ही सावधानी से छिपा लिया। इसके बाद उसने अपने कमरे की सफाई की, पुरानी चादर हटाकर नई चादर बिछाई। और सबसे जरूरी बात, जो भी चीजें अद्रकांश को चाहिए थी, सब कुछ उसने बड़े प्यार से बेड पर सजा दिया। इतना सब करने के बाद वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पहले प्यार, अपने कान्हा जी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। सिया सीधा मंदिर की ओर बढ़ गई, जो उसके दिल के सबसे करीब था। गुड मॉर्निंग कान्हा जी, उसने नर्म आवाज में कहा और मंदिर के दरवाजे खोले। हर दिन की तरह उसने सबसे पहले मंदिर की सफाई की, फिर कान्हा जी के कपड़े बदले। उसके बाद उसने बड़े प्यार से आरती की थाली सजाई। तभी एक नौकर मंदिर में आया और मोगरे की ताजा माला की थाली रख दी। जय श्री कृष्णा काका। सिया ने मुस्कुराकर उसे नमस्ते किया। जय श्री कृष्णा बहुरानी, काका ने आदर से कहा और तुरंत बाहर निकल गए, क्योंकि हवेली के नियमों के मुताबिक नौकरों को खानदान के लोगों से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन सिया, वो सिया ही थी। वो हर किसी को इज्जत देती थी, चाहे नौकर हो या मालिक। और जब शेरावत परिवार का कोई आसपास न होता तो वो सबका हालचाल पूछना कभी नहीं भूलती। सिया ने बड़े प्यार से मोगरे की माला उठाई और धीरे से कान्हा जी की मूर्ति पर डाल दी। अभी वो हाथ जोड़ ही रही थी कि पीछे से पायल की हल्की सी छन छन सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, आयती खड़ी थी। हरे रंग की खूबसूरत साड़ी में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। गुड मॉर्निंग भाभी, आयती ने मुस्कुराकर कहा। सिया ने भी प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया। जय श्री कृष्णा आयती, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मुझे आरती अकेले नहीं करनी पड़ेगी, सिया ने कहा। आयती ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी कि रोज आपके साथ यहाँ आ सकूं। दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराईं और फिर साथ मिलकर आरती की तैयारी करने लगी। आरती खत्म करते ही जैसे ही दोनों ने पलट कर देखा, उनका डर जैसे सामने खड़ा था। मालिनी देवी अपनी शेर जैसी चाल में अपने दोनों बेटों के साथ खड़ी थी। अद्रकांश और अद्वित्य तीनों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे, पर आंखों में सख्ती वही थी। सिया ने बिना कुछ बोले आरती की थाली मालिनी देवी की ओर बढ़ा दी। मालिनी ने आरती ली और सिया झुककर उनके पैर छूने लगी। सिया की आंखें अब भी जमीन पर थी, जैसे ऊपर देखने की हिम्मत ही ना बची हो। फिर सिया ने वही थाली अद्रकांश और अद्वित्य की ओर बढ़ाई। दोनों ने बिना कुछ कहे चुपचाप आरती ली। सिया ने थाली वापस मंदिर में रख दी और जैसे ही उसने पलटकर देखा, मालिनी देवी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। उसी वक्त आयती की नजर भी जमीन पर ही जमी रही। ना उसने अद्वित्य की ओर देखा और ना ही अद्वित्य ने उसकी ओर। सिया, तुम जाओ और नाश्ता तैयार करो और आयती को किचन में गाइड करो, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई है। अद्वित्य, तुम मेरे साथ आओ, मालिनी ने अपने सख्त लहजे में कहा और बिना पीछे देखे अद्वित्य को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। जबकि अद्रकांश हमेशा की तरह चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला गया। एपिसोड 7 शेरावत मेंशन। सिया, तुम जाओ और नाश्ता तैयार करो और आयती को किचन में गाइड करो, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई है। अद्वित्य, तुम मेरे साथ आओ, मालिनी ने अपने सख्त लहजे में कहा और बिना पीछे देखे अद्वित्य को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। जबकि अद्रकांश हमेशा की तरह चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला गया। तो अपनी पहली रसोई के लिए एक्साइटेड हो? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा और आयती के साथ रसोई की ओर बढ़ी। हाँ, एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पहली रसोई में क्या बनाऊं।
आप ही कुछ सजेस्ट कर दो ना, आयती ने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया। ओह वो, ओह शिट। सिया अचानक रुक गई और एक ड्रामेटिक सी रोती हुई शक्ल बनाई। क्या हुआ भाभी? आयती ने चिंता से पूछा। अरे मैं तो मम्मी जी से पूछना ही भूल गई कि पहली रसोई में तुम्हें क्या बनाना चाहिए। सिया ने थोड़ा पछतावा करते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं भाभी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मुझे सब कुछ आता है और आप तो मुझसे बड़ी हो। तो आप ही बता दो ना क्या बनाना चाहिए, आयती ने प्यार से कहा। हम, पर फिर भी। अरे डोंट वरी, मैं बहुत ही टेस्टी मूंग दाल का हलवा बनाती हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि सबको पसंद आएगा। तो मैं वही बनाऊंगी, आयती ने कॉन्फिडेंटली कहा और किचन के अंदर चली गई। सिया ने भी बस सिर हिलाकर उसे वो सब कुछ दे दिया जो उसे सबके पसंद का नाश्ता बनाने के लिए चाहिए था। दूसरी तरफ अव्यान के फार्म हाउस में वो वर्कआउट के बाद कमरे में दाखिल हुआ, जहां धानी अभी भी हाथ पैर फैलाकर बिस्तर पर सो रही थी। मिस नौटंकी, वो बुदबुदाया और अपनी अलमारी की तरफ जाकर तौलिया निकाला। तभी धानी की नींद खुली और वो आंखें मलने लगी। मैं कहाँ हूँ? धानी ने उठते हुए पूछा। जन्नत में, मिस नौटंकी। तुम्हारी बंजी जंपिंग ने तुम्हें यहाँ मेरे पास पहुंचा दिया और मैं जहाँ होता हूँ वो जगह हर लड़की के लिए जन्नत होती है, अव्यान ने अलमारी से टेक लगाते हुए कहा। ये सुनकर धानी ने उसे घूरा। हा हा हा, वेरी फनी मिस्टर स्ट्रेंजर। वैसे मुझे पता है कि तुम उस तरह के इंसान हो जो अपने स्पर्म हर प्रोस्टिट्यूट के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, पर मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं एक वन मैन वुमन हूँ, धानी ने जवाब दिया और अव्यान हंस पड़ा। ओह, तो उसी वन मैन के लिए तुम बंजी जंपिंग करने जा रही थी, उसने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान भी थी। तुम्हें कैसे पता? धानी ने हैरान होकर पूछा। हम, तुम लगातार उसका नाम बुदबुदा रही थी। वैसे उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा और धानी के चेहरे के हावभाव देखे। धानी के चेहरे को देखते ही अव्यान समझ गया कि उसका अंदाजा गलत नहीं था और उसने मन ही मन अपनी पीठ थपथ पाई। यहाँ तक कि कल रात भी तुम मुझे अपना वही वन मैन समझ रही थी और मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं अपने होश में था, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। उसने जब धानी का उदास चेहरा देखा तो उसे चिढ़ाने के लिए कहा। मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, धानी ने कहा और उस पर तकिया फेंक दिया, जबकि अव्यान ने कंधे उचकाए और बाथरूम में चला गया। जैसे ही अव्यान बाथरूम के अंदर गया, एक नौकर ने दरवाजा खटखटाया और बड़े से ट्रॉली को लेकर कमरे में आ गया। गुड मॉर्निंग मैम, आपका ब्रेकफास्ट लाया हूँ, नौकर ने रिस्पेक्ट से कहा और नाश्ता सर्व कर दिया। जैसे ही धानी की नजर उस ट्रॉली पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। उसका फेवरेट ब्रेड और ऑमलेट, और भी कई आइटम्स थे, लेकिन उसने बिना देरी किए ब्रेड उठाई, उसके बीच में ऑमलेट रखा, ऊपर से टमाटर की चटनी फैलाई और उस सैंडविच को बड़े चाव से खाया। नौकर ने उसे उस अंदाज में खाते देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी अजीब सी शिकन आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब अव्यान नहाकर बाहर आया तो धानी ब्रेकफास्ट ट्रॉली पर रखी हर चीज को ट्राई कर रही थी, लेकिन तभी उसकी उंगलियां वहीं रुक गईं। मुंह भी एकदम थम गया। उसने धीरे से चेहरा घुमाया और अव्यान की ओर देखने लगी। धानी तो जैसे अपनी दुनिया ही भूल गई। उसकी नजरें बस अव्यान पर टिकी थीं। उसके भीगे हुए 8 पैक एब्स से पानी टपक रहा था और उसके चौड़े सीने से उसके बड़े बड़े टैटू झांक रहे थे। उसके भीगे बाल फोरहेड पर चिपके हुए थे और उसकी कमर पर बस एक तौलिया लिपटा हुआ था। जब अव्यान ने उसकी तीखी नजरों की तपिश को खुद पर महसूस किया तो उसके लबों पर एक शरारती सी स्माइल आ गई। सांस तो ले लो बेबी, वो उसे छेड़ते हुए बोला। धनी जैसे एक झटके में होश में आई और फिर हल्की सी आंखें घुमा दी। तुम इतना भी हॉट नहीं हो, उसने मुंह बनाकर कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजरों ने उसके हॉट एब्स को देखा, उसका पूरा जिस्म खुद ब खुद गर्म होने लगा। वो चाहकर भी अपनी धड़कनों को काबू में नहीं रख पाई। पर अव्यान को उसकी बातें सुनकर मुस्कुराहट आ गई। उसे पता था ये सब सिर्फ ड्रामा है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, फिर उसके बिल्कुल पास जाकर उसके कान में धीमे से कहा, ओह, सच में? ये जो अंदर कुछ पिघल रहा है वो सब मेरे लिए ही है ना?
शेरावत मेंशन। मालिनी के कमरे में अद्वित्य अपनी माँ के सामने बैठा था। मालिनी ने तीखे लहजे में पूछा, तुम्हें पता भी है आयती के साथ क्या हुआ जब तुमने उसे कल रात कमरे से बाहर निकाल दिया? अद्वित्य ने नजरें फेरते हुए जवाब दिया, नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। मालिनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अदी, वो तुम्हारी बीवी है। अद्वित्य ने दांत भींचते हुए कहा, हाँ है, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। वो मेरे लिए बस एक मनहूस लड़की है। हाँ हाँ, मनहूस। वही मनहूस लड़की जिसने तुम्हें समाज में इज्जत दिलाई, पहचान दिलाई, और वो सारी जायदाद भी। मत भूलो कौन है वो। मालिनी ने तीखे स्वर में कहा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सोचो, अगर उसने अपने पापा को बता दिया कल रात का सच तो? अद्वित्य ने झल्लाते हुए कहा, आपको सच में लगता है माँ कि मुझे वो प्रॉपर्टी और शोहरत चाहिए थी? नहीं माँ, मुझे वो चाहिए थी, लेकिन आप और आपके वो आदर्शवादी पति, आप दोनों ने उसे कभी मेरा बनने ही नहीं दिया। जो कुछ तुम्हारे पापा ने उसके साथ किया था ना, वो गलत था, बहुत गलत। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ अद्वित्य, कि जो उसके साथ हुआ तुम वैसा कुछ अपनी बीवी के साथ ना होने दो, मालिनी ने कहा और फिर अद्वित्य के बदलते एक्सप्रेशंस को देखने लगी। एपिसोड 8। शेरावत मेंशन। अद्रकांश, अद्वित्य और मालिनी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे और सिया उन्हें सर्व कर रही थी। सिया, आंटी कहाँ है? कुछ बनाया भी है उसने या फिर आज भी खाली हाथ ही है? मालिनी ने तीखे लहजे में कहा और सिया की ओर देखा, जो अभी अभी सबको सर्व करके पीछे हटी थी। जी मम्मी जी, उसने एक स्वीट डिश बनाई है। सिया की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी पायल की छन छन सुनाई दी। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर घूमी। आयती हाथ में अपनी बनाई हुई मिठाई की कटोरी लिए धीमे धीमे डाइनिंग रूम में दाखिल हो रही थी। आयती ने धीरे से वो कटोरी डाइनिंग टेबल पर रखी और जैसे ही ढक्कन हटाया, देसी घी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मालिनी ने नाक सिकोड़ते हुए सिया की तरफ देखा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ आयती की ओर देखा, जैसे बिना कुछ कहे उसकी हिम्मत बढ़ा रही हो। आयती ने भी धीमे से मुस्कुराकर उस मुस्कान का जवाब दिया, अगर तुम लोगों का नयन मटका खत्म हो गया हो तो अब ये बताओ, ये है क्या? मालिनी ने तंज भरे अंदाज में कहा और आंखों के इशारे से हलवे की तरफ इशारा किया। मूंग दाल का हलवा है मम्मी जी, सिया ने जवाब दिया। ओह वाकई? लेकिन तुम्हें तो पता है ना सिया, इस घर में सब हेल्थ कॉन्शियस हैं। तुम्हारी तरह नहीं, मिसेस क्वीन साइज, मालिनी ने ताना कसते हुए कहा, आवाज में जहर भी था और दिखावा भी। वो नहीं है, लेकिन तुम्हें तो समझाना चाहिए था ना कि इतना घी उड़ेलने की जरूरत नहीं है। फिर अपनी ठंडी आवाज में बोली, अब चलो सर्व करो सबको। सिया कुछ नहीं बोली। आयती ने सबसे पहले मालिनी को सर्व किया, फिर अद्रकांश के पास गई, लेकिन उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाकर मना कर दिया। अद्रकांश, उसकी पहली रसोई है, जरा स्वाद तो लो, मालिनी ने अपनी पलकों को झपकाते हुए कहा। हम्मा, सिया, आओ और मुझे परोसो। अद्रकांश ने तीखी नजरों से सिया को देखा। सिया बिना देर किए तेजी से उसके पास आई। आयती से चम्मच लेकर उसके लिए थोड़ा सा हलवा परोस दिया। आयती, भैया को परोस दो, सिया ने कहा और हलवे की कटोरी आगे बढ़ा दी। नहीं भाभी, जब आप भैया को परोस रही हो तो उन्हें भी दीजिए, आयती ने कहा और सिया और आदित्य के बीच से हट गई। सिया ने कंधे उचकाए और आदित्य को खाना परोसा, जबकि वो आयती को घूर रहा था जो अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी और अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। एक जोरदार सीटी की आवाज सबके कानों में गूंजी और सबने उस आवाज का पीछा किया और उदय को देखा जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ नीचे आ रहा था। बेशक वह काले थ्री पीस सूट में डैशिंग लग रहा था और उसका ऑरा खतरनाक वाइब्स दे रहा था। ओहो, मेरी प्यारी सी फैमिली तो पूरी की पूरी यहाँ मौजूद है। वाह, क्या नजारा है। सब एक साथ देख के दिल ही भर आया, आंखों में आंसू तक आ गए। इतना इमोशनल मूवमेंट है ना कि दिल के किसी कोने में हल्की सी खुशी की चुभन होने लगी है। इससे पहले कि मैं जज्बाती हो जाऊं, सोफिया, चलो इसे तराब करते हैं। इतना कहकर उदय ने सबसे पहले सोफिया के लिए कुर्सी खींची, जो उसकी मिस्ट्रेस होने के साथ साथ उसकी सेक्रेटरी भी थी। सोफिया महज 25 साल की एक लड़की थी। फिर उदय मालिनी के सामने वाली मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। हल्वा,
तो यह है वो जो तुमने अपनी पहली रसोई में बनाया, मेरी बहू रानी। उदय ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आयती की ओर देखते हुए कहा। उदय के इस व्यवहार को देखकर अद्वितीय ने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। तो अब जब तुमने बना ही लिया है, तो परोसने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही बनती है ना। आखिर कल रात मैंने तुम्हारी पहली टैलेंट तो देख ही ली है, अब चलो तुम्हारी दूसरी टैलेंट भी देखते हैं। आखिरकार एक आदर्श बहू में सब कुछ होना चाहिए, खूबसूरती, खाना बनाना, घर का काम, वगैरह वगैरह। तुम्हारी खूबसूरती से तो हम वाकिफ हो ही चुके हैं, अब देखना है तुम्हारे हाथों का स्वाद। यह कहकर उदय ने आयती की ओर देखकर आंख मारी, जिससे अद्वितीय का खून खौल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू और कांटे पर अपनी पकड़ और भी कस ली। सिया, आओ और मुझे खाना परोसो। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अपने ससुर का रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? अरे ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि अब तुम अनाथ हो। वैसे तुम्हारे पैरालाइज्ड चाचा के बारे में सुना, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत दुख हुआ यार, सच्ची में। अगर तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत हो ना रोने के लिए, तो सीधे मेरे पास आ जाना। आखिर मैं भी तो तुम्हारे पापा जैसा ही हूं। उदय ने कहा, जिसे सुनकर अद्रकांश ने अपनी कटलरी जोर से नीचे रख दी। उसने अपने हाथ सीने पर बांधे और गुस्से से तमतमाए हुए नजरों से उदय को घूरने लगा। उदय उसकी जकड़ी हुई जबड़े और आग उगलती आंखों को देखकर मुस्कुरा उठा। जब वो बात कर रहा था, तब सोफिया ने उसे परोसा और उसने हलवे का पहला निवाला लिया। ये तो कमाल का है, बिल्कुल तुम्हारी कल रात की ड्रेस की तरह आई थी। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे हाथों को चूम लूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कहीं और भी चूम सकता हूं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अद्वितीय ने अपने पैर से उसकी कुर्सी को धक्का दे दिया, लेकिन उदय गिर पाता उससे पहले ही उसने बीच हवा में उदय के कॉलर से उसे पकड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। चुप, बिल्कुल चुप। अगर आइंदा कभी मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो कसम से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने गुस्से में गरजते हुए उसे धमकी दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने किया था, जब मैंने तुम्हारी उस जान से प्यारी गर्लफ्रेंड को बर्बाद कर दिया था। उदय हंसने लगा और अद्वितीय ने सचमुच उसके गले में चाकू धंसा दिया। एपिसोड 9, शेरावत मेंशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने किया था, जब मैंने तुम्हारी उस जान से प्यारी गर्लफ्रेंड को बर्बाद कर दिया था। उदय हंसने लगा और अद्वितीय ने सचमुच उसके गले में चाकू धंसा दिया। अद्वितीय, उसे छोड़ दो। एक सख्त और तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने ऊपर देखा, सामने अद्रकांश खड़ा था। उसने उदय को छोड़ दिया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अद्वितीय ने उसे घूरा और बाहर चला गया। अद्रकांश ने सिया की तरफ देखा, जो सहमी हुई लग रही थी। उसने उसे इशारा किया और सिया ने हाँ में सिर हिलाया। उसने आयती का हाथ थामा, जो एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी थी। वह उसे ऊपर ले गई और अद्रकांश वहां से चला गया। दूसरी तरफ अव्यान अपनी गाड़ी चला रहा था और धानी चुपचाप बैठी थी। उसने एक नजर धानी को देखा और फिर से सड़क पर ध्यान लगाया। तो मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूं? उसने पूछा और धानी के जवाब का इंतजार किया। मुझे नहीं पता। मेरा मतलब, क्या तुम मुझे वहीं छोड़ सकते हो जहां तुम मुझे कल रात मिले थे? उसने पूछा और अव्यान की तरफ देखा। ओह, तो तुम अभी भी अपनी कल रात की बंजी जंपिंग से सैटिस्फाइड नहीं हो? कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे तुम जिंदा चाहिए, अव्यान ने कहा और गियर बदल दिया। हाँ ना, जिंदा? पर क्यों? क्योंकि तुम मुझ पर धर्जदार हो, डार्लिंग। और मैं किसी को भी अपना धर्जदार बनने का मौका नहीं देता। वह मुस्कुराया और धानी उसे डरी हुई नजरों से देखने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे साफ साफ बताओ। छोड़ो ये सब और ये बताओ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से क्यों भागी? अव्यान ने गंभीरता से पूछा। मैं उसे छोड़कर नहीं आई। तो उसने तुम्हें छोड़ दिया? अव्यान ने पूछा। नहीं, वो एक बहुत लंबी कहानी है, धानी ने कहा। अरे बताओ भी, ऐसा तो है नहीं कि हमें चांद पर पहुंचना है। वह हंस पड़ा। मेरी बहन, मेरी अपनी सगी बहन मेरी मंगेतर से शादी कर रही है। दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और कल उनकी शादी है। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, जगह, सजावट, रस्में। बस दुल्हन बदल गई है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं
कि मैं उस शादी में शामिल हूँ। धानी ने कहा और उसकी आंखों से कुछ आंसू गिर पड़े। तो तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा जब तुम्हारी बहन ने तुम्हारे मंगेतर के साथ धोखा किया? अव्यान ने हैरानी से पूछा। नहीं, क्योंकि वो खुश थे। खुश इस बात से कि कम से कम उनकी एक बेटी तो जा रही है एक बड़े और अमीर घर में, जो उसे खुश रख सके। क्या हुआ अगर बड़ी बेटी नहीं, तो कम से कम छोटी बेटी को तो वो सारी खुशियां मिलेंगी। और जानते हो, इन सबके बीच कहीं कोई एहसास, कोई जज्बात थे ही नहीं। धानी होंठ भींच लेती है, आवाज निकालने से खुद को रोकती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और धानी बस खिड़की के बाहर देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते जा रहे थे। ओह, तो मेरी मानो तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, अव्यान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तुम भी मेरे जज्बातों का मजाक बना रहे हो, बिल्कुल मेरे मम्मी पापा, मंगेतर और बहन की तरह? धानी ने पूछा और अपने आंसू पोंछे। जो सोचना है सोचो, पर शादी में तुम जाओगी और वो भी मेरे साथ, अव्यान ने कहा और उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। नहीं जाऊंगी मैं, वो रोते हुए बोली और अपने दांत भींचे। हाँ, तुम जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास मेरा धर्ज चुकाने का कोई और रास्ता नहीं है। आखिरकार मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अव्यान ने कंधे उचकाते हुए कहा और धानी उसे बेपसी से देखती रह गई। मैं अपना टूटा हुआ हाल उन्हें नहीं दिखा सकती। अगर मैं वहां गई तो मैं जानती हूँ मैं बिखर जाऊंगी और उन दोनों को साथ देखकर फूट फूट कर रोऊंगी, धानी ने बहाना बनाया। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन तुम मेरे साथ क्यों चलोगे? और अगर मेरे रिश्तेदारों ने तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? धानी ने आंसू पोंछते हुए पूछा। मैं वहां तुम्हारे बॉयफ्रेंड के तौर पर जाऊंगा। मुझे यकीन है कि वे सब तुमसे जलेंगे, खासकर तुम्हारी धोखेबाज बहन और तुम्हारा एक्स फियांसे। बस मुझ पर भरोसा करो, उसने आंख मारते हुए कहा। धानी ने अपना सिर हिलाया और फिर बाहर देखने लगी क्योंकि वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। फिर अव्यान उसे एक बहुत ही फेमस ब्रांड स्टोर पर ले गया, जिसका वह खुद मालिक था। उसने धानी के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदी, लेकिन धानी पूरे समय खामोश रही और आखिर में अव्यान ने उसे फिर से अपने फार्म हाउस पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ बेसमेंट में दो मर्दों की जोर जोर से आती आवाजें गूंज रही थी। अद्वितीय गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। उसके कुछ वर्कर्स ने उसे धोखा दिया था और हीरो की शिपमेंट की खबर पुलिस तक पहुंचा दी थी। अब अद्वितीय अपना सारा गुस्सा उन पर उतार रहा था। अद्वितीय का गुस्सा अब हदें पार कर चुका था। उसने न सिर्फ उन दोनों की चमड़ी जला दी थी, बल्कि अब बेल्ट से बेरहमी से उनकी पिटाई कर रहा था। उसी वक्त कॉल खत्म करते हुए अद्रकांश अंदर आया। उसके पीछे दो गार्ड्स और उसका पीए भी था। वह अभी अभी उन दोनों वर्कर्स की वजह से हुई बड़ी गलती को संभाल कर आया था। छोड़ दो उन्हें, आदि। उन्हें सजा देना हमारा काम नहीं है। और अगर तुम मिस्टर शेरावत की भड़ास उस पर निकाल रहे हो, तो पहले खुद को सजा दो, क्योंकि उसने तुम्हारी बीवी को तब देखा जब तुम उसके साथ नहीं थे, अद्रकांश ने सख्त लहजे में कहा। और बिना कुछ सुने वहां से चला गया। अद्वितीय बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ वहीं खड़ा रह गया। अद्रकांश जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसकी निगाहें चारों ओर घूमी, लेकिन वहां उसकी बीवी कहीं नजर नहीं आई। ये उसके लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि जब भी वह कमरे में आता तो वह सिया को कुछ न कुछ शरारत करते हुए पाता और फिर उसे पनिश करना पड़ता था। उसने स्टडी रूम भी चेक किया, पर वो भी उसके बदले हुए पासवर्ड से सुरक्षित लॉक था। अद्रकांश अपनी बालकनी की दूसरी तरफ गया, जहां से उनके हवेली के आर्टिफिशियल घाट का नजारा दिखता था। उसने सिया को वहां पूल में पैर डुबोए आयती के साथ हंसते हुए देखा। अद्रकांश का खून खौल उठा, उन्हें साथ देखकर नहीं, बल्कि सिया की अस्तव्यस्त साड़ी को देखकर, जो उसकी दूध सी गोरी कमर और क्लीवेज का पूरा नजारा दे रही थी। हवा की वजह से सिया के बाल उड़ रहे थे। उसे इस तरह देखने वाला अद्रकांश अकेला नहीं था, बल्कि उनके पीछे एक नौकर भी था जो लगातार उसे ही देख रहा था। अद्रकांश का जबड़ा भिंच गया और वह अपने कमरे से बाहर निकल गया। एपिसोड 10। शेरावत मेंशन। हवा की वजह से सिया के बाल उड़ रहे थे। उसे इस तरह देखने वाला अद्रकांश अकेला नहीं था, बल्कि उनके पीछे एक नौकर भी था जो लगातार उसे ही देख रहा था।
अद्रकांश का जबड़ा भिंच गया और वह अपने कमरे से बाहर निकल गया। दोनों लड़कियां किसी बात पर हंस रही थी, पर जल्दी ही उनकी हंसी डर में बदल गई जब उन्होंने कुछ गिरने की जोरदार आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो सामने एक बहुत गुस्से में आदमी खड़ा था, जो किसी को भी मार देने को तैयार था, और उसके पैरों में पड़ा वो नौकर लगभग बेजान था, जिसके चेहरे से खून बह रहा था, और उसके पास ही एक टूटा हुआ गुलदस्ता पड़ा था। अद्रकांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। माथे की नसें ऐसे फड़क रही थी जैसे अभी ब्लास्ट हो जाएगा। शर्ट की बाहें चढ़ी हुई थी और ऊपर के 2-3 बटन खुले थे, एकदम रॉ और रफ लुक। खतरनाक तो लग ही रहा था, पर उसी में कुछ था जो उसे हद से ज्यादा हॉट बना रहा था। अद्रकांश सिया की तरफ बढ़ा, जो उसके इस बर्ताव से सहम गई थी। उसने सिया की कलाई पकड़ी और वह हवा की तरह उसके साथ खिंचती चली गई। अद्रकांश जाने के लिए मुड़ा, लेकिन रुक गया और बिना मुड़े बोला, मैं तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहता। You're fired। उसने गुस्से में उस नौकर से कहा और सिया का हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया। बिना कुछ कहे सिया को पकड़कर वार्डरोब के पास ले गया और उसे उस बड़े शीशे के सामने खड़ा कर दिया। तुम हमेशा मुझसे शिकायत करती हो ना कि मैं तुम्हें वैसे ट्रीट नहीं करता जैसे करना चाहिए। ये कहती हो कि मैं तुम्हें किसी खजाने की तरह संभाल कर रखता हूँ, तुम्हें खुलकर हंसने नहीं देता, आजाद होकर घूमने नहीं देता। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो अब खुद को देखो जरा। ये बिखरी हुई साड़ी जो तुम्हारी कमर और पेट को पूरी तरह से दिखा रही है, ये ब्लाउज जो तुम्हारे क्लीवेज की पूरी झलक दे रहा है, और तुम्हारी पीठ की एक एक लकीर साफ नजर आ रही है। सिया की सांसें जैसे अटक गईं। गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पता है तुम्हें, तुम इस वक्त कैसी लग रही हो? एक ऐसी औरत की तरह जो किसी भी भूखे मर्द को अपनी अदाओं से फंसाने को तैयार हो। वो उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया, सिया के कंधों को कसकर थाम लिया और फिर आईने में उसकी आंखों में झांकने लगा। सिया की रूह कांप गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और एक खामोश आंसू उसकी पलकों से नीचे गिर पड़ा। ये शेरावत परिवार की बहू जैसी हरकतें नहीं है। सोचो, अगर माँ ने तुम्हें इस हालत में देख लिया होता तो शायद पिछली बार से भी बड़ी सजा मिलती तुम्हें। उसने एक कदम और बढ़ाया और फिर धीमे मगर कड़े शब्दों में कहा, और मुझे भी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरी पत्नी इस तरह खुद को सबके सामने यूं बेहयाई से पेश करे। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें इस तरह देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है। इसलिए अब कपड़े उतारो। उसने आखिरी बात उसके कान में फुसफुसाई और सीने पर हाथ बांधकर कैबिनेट से टिककर खड़ा हो गया। सिया ने अपने आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाया। अद्रकांश ने उसकी तरफ देखा, जो उसकी इस हिम्मत पर अपनी भौहें चढ़ाए उसे घूर रहा था। मुझे मम्मी जी को डिनर देना है, मुझे जाना होगा, सिया ने कहा और आगे बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह उसके पास से गुजरी, अद्रकांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पास की दीवार से सटा दिया। वह कुछ देर इंतजार कर लेंगी। पहले मुझे तुम्हें तुम्हारी सजा देनी है, क्योंकि तुम जानती हो मुझे नियम तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जो मेरे हुक्म को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें मैं इतनी आसानी से जाने नहीं देता। यह कहते हुए अद्रकांश ने उसे मार्बल के कैबिनेट पर बिठाया और उसकी साड़ी को जांघों तक ऊपर उठा दिया। आह! सिया के मुंह से अचानक एक कराह निकल गई और उसकी पीठ एकदम से पीछे की ओर झुक गई। वो बेसुध सी हो गई थी। अद्रकांश ने उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया और किसी जानवर की तरह उसके सिर को थपथपाया और सहलाया। सिया ने अपने एक हाथ से अद्रकांश का कंधा कसकर पकड़ लिया और उसका दूसरा हाथ उसके टोसों के चारों ओर था। इसी तरह 1 घंटे तक पूरा कमरा सिया की दर्द भरी चीखों और आहों से गूंजता रहा। और जब अद्रकांश अपनी हैवानियत पूरी तरह दिखा चुका था, तो वो चुपचाप उससे कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसकी निगाह सिया पर पड़ी। वो कैबिनेट पर बैठी थी, बिखरे बाल, कांपता बदन और सांसों पर जैसे काबू ही नहीं था। वो बुरी तरह थकी हुई थी। अद्रकांश ने उसे एक नजर देखा, फिर ठंडी सांस लेते हुए सेटिस्फैक्शन से सिर हिलाया, मानो अब जाकर उसे सुकून मिला हो, और फिर वह बाथरूम की ओर चला गया। सिया किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी हुई और अपनी साड़ी को ठीक से समेटते हुए बाहर निकल गई। उसके निचले हिस्से में दर्द हो रहा था,
जिसकी वजह से वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक कार जोर की टायर की आवाज के साथ आकर एक लड़की के ठीक सामने आकर रुकी, जो सड़क के फुटपाथ पर खड़ी थी। उसने एक बेहद खूबसूरत लॉन्ग गाउन पहन रखा था, मेकअप एकदम परफेक्ट और बाल भी जैसे किसी प्रोफेशनल ने सेट किए हों। अचानक आई उस आवाज से वो चौंक गई और घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी नजर उस लग्जरी कार पर पड़ी जिसके शीशे पूरी तरह से काले थे। शायद ड्राइवर को लगा होगा कि मैंने उसे बुलाया है, इसलिए वह यहाँ रुक गया, उसने मन ही मन सोचा। वो कार को इग्नोर करती हुई आगे बढ़ी, लेकिन तभी फिर से वही कार उसके सामने आकर रुक गई। इस बार कार का शीशा धीरे धीरे नीचे सरकने लगा।